साथियों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर एक शब्द पहले जानना हो तो वो अगर मुझे लिखनी हो तो मैं ये लिखूँगा कि ये यूएन की एजेंसी, स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। ये एक अच्छा प्रश्न इसको लेकर पूछा जाता है। दूसरा ये कि ये सक्सेसर है गेट का। गेट 1948 में बना और गेट के साथ कुछ इश्यूज थे कि ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड जो फ्रेमवर्क था उसी पर बातचीत कर रहा होता था। यानी इंटरनेशनल ट्रेड अगर गुड्स में हो रही हो तो गेट्स उसी पर बात करता था, उसी को लेकर जो है वो रूल्स बना रहा होता था। हालांकि इसमें सर्विसेज छूट जा रही थी, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स छूट जा रहे थे, इसमें एग्रीकल्चर्स छूट जा रहे थे और भी कोई कंटेम्प्रेरी इशू जो थी वो छूट जा रही थी। इन्हीं को देखते हुए उरुग्वे में जो है वो मीटिंग बुलाई गई और 1986 में पहली बार ये बातें हुई कि हमें गेट को रिप्लेस करके एक नई संस्था जो है वो तैयार करनी चाहिए। और 1994 तक जो है ये पूरी बातें चली और फिर एक समझौता होता है जिसको कहते हैं मराकेश ट्रीटी। और मराकेश ट्रीटी 1994 में होता है और जिससे अब डब्ल्यूटीओ जो है वो उभर कर आता है 1 जनवरी 1995 को। और जब डब्ल्यूटीओ एकदम से एक इंस्टीट्यूशंस के रूप में बनता है 1995 में, तो पहली बार इसके लिए रूल्स बनता है कि ये अब इंटरनेशनल जो ट्रेड होंगी वो गेट का जगह लेगा और सारी की सारी इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर जो है, चाहे वो सर्विसेज हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो, एग्रीकल्चर हो, गुड्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन सारी चीज़ों पर जो है वो अगर रूल्स बनाने की बात हो तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। और इन सारे रूल्स को बनाते समय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन से प्रिंसिपल्स अपनाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या सिद्धांत हैं, तो सबसे पहले 4 सिद्धांत पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। पहला है फ्री ट्रेड, मतलब खुला व्यापार। इसमें यह है कि अगर नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, आपने कुछ ऐसे बैरियर्स लगाए हैं जो टैरिफ में यानी टैक्स के रूप में तो नहीं है, कस्टम ड्यूटी के रूप में नहीं है, लेकिन दूसरे तरीके के बैरियर हैं, यानी कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन के इशू हो सकते हैं। आपने ऐसा कानून बना दिया है कि कोई गुड्स आपके कंट्री में इंटर नहीं हो या उस गुड्स के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, तो आप नॉन टैरिफ बैरियर को कम कीजिए। या अगर कोई नॉन टैरिफ बैरियर है तो उसको टैरिफिकेशन कीजिए, उसको टैरिफ में बदल के लाइए ताकि कि आपके यहाँ जो आपकी कंट्री में बिजनेस हो रही हो वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। दूसरी बात कि फेयर ट्रेड हो, ताकि कि फेयर ट्रेड का मतलब ये कि अगर आपके यहाँ कोई इंटरनेशनल गुड्स आ रही है, आपके कंट्री में, इंडिया में कोई इंटरनेशनल गुड्स आ रही है, तो भारत की अपनी जो गुड्स है, भारत की जो डोमेस्टिक गुड्स है, वो उसके साथ भारत सरकार जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करे। कि अगर मान के चलो कि रिलायंस ने अपना कोई मोबाइल बनाया है और बाहर से कोई एप्पल मोबाइल आ रही है या बाहर से कोई जो सैमसंग की मोबाइल आ रही है, तो रिलायंस को सरकार प्रीफर ना करे, इन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। इसको कहते हैं फेयर ट्रेड। तीसरी बात है ये कि प्रिडिक्टेबल ट्रेड रूल्स, ऐसे रूल्स होने चाहिए जो हिडन ना हो, वो सारे के सारे पूरे विश्व के लोगों को दिखे ताकि कि अब एक तरीके से जो भी व्यक्ति आपके यहाँ बिजनेस करने को आए या आपके यहाँ कोई गुड्स आपको दे, उसको पता हो कि उसके साथ क्या होने वाली है। यानी इट इज़ बेसिकली फॉर ट्रांसपेरेंसी। और चौथी बात है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सबसे बड़ा बिजनेसमैन का यही दिक्कत होता है कि जहाँ भी हम बिज़नेस करेंगे, जहाँ भी हमारी प्रोडक्ट्स बिकेगी, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, कहीं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो बाहरी कह के, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो एक MFN मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है, जिसमें एक कंट्री जो WTO का मेंबर है वो दूसरी कंट्री को जो है वो मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा देता है। तो इसमें कहा गया है कि मोस्ट फेवर नेशन जो है आप सबको दीजिए। मोस्ट फेवर नेशन का मतलब ये कि अगर लो इनकम वाली कंट्री है तो उसके प्रोडक्ट को लेकर जो है आप क्या करते हैं, टैरिफ थोड़ा कम करते हैं। दूसरी बात है नेशनल ट्रीटमेंट शुड बी इक्वल, यानी कि आपके यहाँ जो डोमेस्टिक गुड्स है, यहाँ जो मैंने बातें कही थी कि आपको यहाँ जो डोमेस्टिक गुड है और इंटरनेशनल गुड्स हैं उन दोनों को इक्वली ट्रीट किए जाएं, यही WTO कहता है। WTO जो है, आपको मैंने बताया कि गेट का सक्सेसर रहा, तो 5
एग्रीमेंट इसके हुए। सबसे पहला एग्रीमेंट एग्रीकल्चर पे रहा, ये 1995 में ही एग्रीमेंट ये बना था। इसके ऊपर इन पांचों एग्रीमेंट के ऊपर जो है हम देखेंगे। दूसरी बात है ट्रेड रिलेटेड जो है वो एस्पेक्ट्स, उन पे जिसको ट्रिप्स कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिप्स, और इनको भी देखेंगे। और कोरोना में क्या ट्रिप्स का मामला रहा, इनको भी देखेंगे। इन पे भी कुछ कहानियाँ जो है वो बनेंगी। एक होता है ट्रिम्स, मतलब ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यानी कि कोई आपके यहाँ अगर एफडीआई या आपके यहाँ आ रही है, विदेश से पैसा आ रहा है, तो वो कहीं उसके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो इसलिए ट्रिम्स भी बनी, ठीक है। और एक सर्विसेज के लिए भी जो है वो एग्रीमेंट हुआ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। और एक एग्रीमेंट जो हो गया सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स के लिए भी जो एग्रीमेंट्स हुआ। ये सारी एग्रीमेंट्स जो 5 एग्रीमेंट्स हैं, ये WTO के मेन कोर एग्रीमेंट्स हैं। और उसी में एक एग्रीमेंट्स है एग्रीकल्चर के ऊपर 1995 में। एग्रीकल्चर के एग्रीमेंट्स में 3 इसके पिलर्स थे। पहला पिलर्स है इम्प्रूवमेंट इन मार्केट एक्सेस, यानी WTO कहता है कि अगर आप एग्रीकल्चर पे हमारे साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले WTO ये चाह रहा है कि जो WTO मेंबर है वो एग्रीकल्चर का लिबरलाइजेशन करे, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर ट्रेड का जो बेनिफिट है वो सारे लोगों तक पहुँचे, और पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन तक ये बेनिफिट तो ज़रूर ही पहुँचे, ये WTO का मानना है, ठीक है। तो इनके लिए इन्होंने 3 पिलर बनाए। सबसे पहले कि जो मार्केट एक्सेस है वो मार्केट एक्सेस में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और इसमें इशूज़ भी आती है। जैसे मार्केट एक्सेस में इम्प्रूवमेंट मतलब कि जो नॉन टैरिफ बैरियर आपने लगा के रखा है उसको कम कीजिए, ठीक है। और नॉन टैरिफ बैरियर लगा के रखा है, इसको लेकर इसमें एक चीज़ है कि जो सेफ गार्ड मैकेनिज़्म है उसमें इंडिया नहीं है। क्या है ये SSM, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा आपके साथ कर लें। जो SSM है वो देखिए आपको बताते हैं। SSM का फुल फॉर्म होता है स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज़्म। स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज़्म के अंदर ये बड़ी अच्छी चीज़ इन्होंने कही है कि अगर कोई कंट्री SSM के अंदर आता है तो वो क्या कर सकता है, अपने टैरिफ को बढ़ा सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो गुड्स है उसके यहाँ ज़्यादा अगर उनके यहाँ इंपोर्ट्स हो रही हों तो वो अपने यहाँ के जो कस्टम ड्यूटी है उनको बढ़ा सकता है, यानी कि ताकि कि विदेशी गुड्स उसके यहाँ ना आए। और ये जो बढ़ाना है ना, ये टेम्पररली होगा। इसको ये नहीं माना जाएगा कि ये किसी तरीके से WTO को वायलेट कर रहा है। ये बातें ध्यान से रखना, ठीक है। क्यों वो अपने कस्टम ड्यूटी को बढ़ाना चाहता है, क्यों चाहता है कि वो विदेशी सामान उसके यहाँ ना आए? क्योंकि वो चाहता है कि इमीडिएट निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े उसके यहाँ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके यहाँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी अगर गुड्स आएंगे तो उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। और भारत जो है वो SSM फैसिलिटी का जो है वो मेंबर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उरुग्वे राउंड में ये कहा गया था कि SSM मतलब स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, मतलब कि कस्टम ड्यूटी आप बढ़ा सकते हैं। ये एकदम से WTO के एग्रीमेंट के एकदम से खिलाफ है, क्योंकि WTO मार्केट एक्सेस में कहता है कि कस्टम ड्यूटी को आपको कम करना होगा, ट्रेड बैरियर्स को कम करना होगा। लेकिन यहाँ तो कस्टम ड्यूटी को बढ़ा ही रहे हैं हम। कस्टम ड्यूटी को आप तभी बढ़ा सकते हैं, WTO ने कहा था कि ओनली अवेलेबल टू दोज कंट्री जो टेरिफिकेशन करता है 1994 तक, ठीक है। और इंडिया ने LPG स्टार्ट कर दिया तो इंडिया टेरिफिकेशन नहीं कर पाया। टेरिफिकेशन मतलब ये कि आप जो नॉन टेरिफ बैरियर लगाते हैं उसको, मतलब आप कह रहे हैं कानून है, ये है, वो है, इन सबको कन्वर्ट करो किस में, टैरिफ में। इन सबको कन्वर्ट करो टैक्स में, ठीक है। और जब टैक्स में कन्वर्ट करोगे तो हमें ईजी होगा आपको फाइंड करने में कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ जो जानना है वो ये जानना है कि जो इम्प्रूवमेंट इन मार्केट एक्सेस का मतलब ये हुआ कि WTO कह रहा है कि मार्केट में जो आपकी जो मार्केट है वो खुली होनी चाहिए विश्व के हर एक कंट्री के लिए। और इसके लिए आप नॉन टैरिफ बैरियर कम कर सकते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। अगर आप स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के अंदर आते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर, एक विशेष परिस्थिति में आप एग्रीकल्चर इंपोर्ट जो है उस पर कैप लगा सकते हैं, आपने कस्टम ड्यूटी को बढ़ा सकते हैं अगर आप स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के अंदर आते हैं तो, ठीक है। दूसरी बात,
कि आपको एक्सपोर्ट कंपटीशन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। कैसे एक्सपोर्ट कंपटीशन बढ़ाना पड़ेगा? तो सरकारें जो हैं वो एक्सपोर्ट सब्सिडी कम करें। मतलब सरकारें किसानों के गुड्स के लिए जो है, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए चीज़ों के लिए जो है सब्सिडी देना बंद करें, कि उसका प्रमोशन विदेश में हो एग्रीकल्चर गुड्स और सर्विसेज का। इसको लेकर जो है WTO बहुत खफा है कि नहीं, कि सरकार को मदद नहीं करनी चाहिए एक्सपोर्ट प्रमोशन का को लेके। यानी किसी भी गुड्स का, अगर कोई भी गुड्स एग्रीकल्चर गुड्स है, यानी भारत का दूध है, भारत का धान है, भारत का प्याज है, अगर सरकार जो है उसमें ऐसा कह दे कि हम 5,000 करोड़ रुपया जो है हम देते हैं कि जाके विदेश में प्रचार करो भारतीय प्याज का, तो ऐसा नहीं चलेगा। यानी कि सरकारें, WTO का सीधा सीधा कहना है कि एक्सपोर्ट कंपटीशन होना चाहिए, इक्वल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। सरकार जो है एक्सपोर्ट सब्सिडी जो है वो अपना कम करे, ठीक है। इसके साथ साथ अगली बात ये कही गई है कि सिर्फ एक्सपोर्ट सब्सिडी ही नहीं, आप अपने यहाँ डोमेस्टिक सब्सिडी भी कम करेंगे। और इसके लिए WTO ने 3 अलग अलग बॉक्स बना के जो है वो दिए हैं। ये जो 3 बॉक्स है वो क्या बॉक्स है, आप ये देखिए 3 बॉक्स है। सबसे पहला बॉक्स है ग्रीन बॉक्स, दूसरा बॉक्स है एम्बर बॉक्स, और तीसरा बॉक्स है ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में ये कहता है कि अगर ग्रीन बॉक्स के अंदर कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी सब्सिडी दी जा रही हैं, इनसे WTO को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ग्रीन बॉक्स के अंदर जो सब्सिडी दी जा रही है ना, वो बेसिकली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए या रिसर्च के लिए दी जा रही है। मतलब ग्रीन बॉक्स की सब्सिडी से उनको कोई समस्या नहीं है। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। मैं अगर यहाँ लिखूँ कि ग्रीन बॉक्स, ठीक है, दूसरी बॉक्स है एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स में अगर आप कोई सब्सिडी देते हैं ना, ये दोनों की जो सब्सिडी है वो मान्य है। ध्यान से समझो, ये दोनों की सब्सिडी मान्य है, वैलिड है। एम्बर बॉक्स की सब्सिडी वैलिड नहीं है, यानी एम्बर बॉक्स की सब्सिडी से जो है वो WTO को प्रॉब्लम है। एम्बर बॉक्स में जो सब्सिडी दी जा रही है सरकार के द्वारा, उसमें WTO को प्रॉब्लम है। भारत सरकार मोस्टली जो सब्सिडी अब दे रही है वो एम्बर बॉक्स की सब्सिडी ही देती है। कि मतलब कि जैसे फर्टिलाइज़र में अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं, तो फर्टिलाइज़र में अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं ना, वो किस चीज़ में सब्सिडी में काउंट हो जाएगी? एम्बर बॉक्स की सब्सिडी में। क्यों? क्योंकि एम्बर बॉक्स में जो सब्सिडी में जो चीज़ें हैं वो कह रहा है कि नहीं, आपको ये करना है कि ये सब्सिडी, एम्बर बॉक्स की जो सब्सिडी है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। यानी कि अगर आप उसको बीज, अगर आप उसको सीड कम का दे रहे हैं, अगर आप उसको फर्टिलाइज़र कम का दे रहे हैं, अगर आप उसको एग्रीकल्चर जो इनपुट्स हैं वो कम का दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आपके कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें सरकार के द्वारा की जानी जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो, ऐसे सब्सिडी एम्बर बॉक्स में आएंगे, जिसको WTO मना करता है। ठीक है, एम्बर बॉक्स की सब्सिडी आपको नहीं देनी है। ये बातें क्लियर है? ग्रीन बॉक्स में सब्सिडी वो है कि जब कोई रिसर्च के लिए सब्सिडी हो, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से बचाने के लिए सब्सिडी हो। यानी ग्रीन बॉक्स इज ऑल अबाउट कि इन सारे बेसिस पे अगर सब्सिडी दी जाए तो ये अलाउ है। ब्लू बॉक्स की सब्सिडी ये है कि एम्बर बॉक्स का जस्ट उल्टा, यानी कि प्रोडक्शन लिमिट करने के लिए अगर सब्सिडी दी जाए कि नहीं इसके प्रोडक्शन को कम करना है और उसके लिए कोई मेजर्स उठाए जाए, वहाँ कोई सब्सिडी दी जाए, तो वो ब्लू बॉक्स में काउंट होती है। तो बड़े ध्यान से जी और बी जो सब्सिडी हैं वो अलाउड हैं, और सिर्फ एम्बर बॉक्स की सब्सिडी जो है वो अलाउ नहीं है, क्योंकि एम्बर बॉक्स जो है वो अंबार लगा देता है प्रोडक्शन का। एम्बर, मैं ऐसे ही याद रख रहा हूँ, एम्बर बॉक्स अंबार लगा दे रहा है प्रोडक्शन का, इसलिए जो है वो अलाउड नहीं है। एक है डी मिनिमस सपोर्ट। क्या है डी मिनिमस सपोर्ट? डी मिनिमस सपोर्ट का मतलब है कि जो एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट है वो ये है कि आप टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 5% वैल्यू, अगर आप डेवलप्ड कंट्री हैं, और अगर आप डेवलपिंग कंट्री हैं तो 10% जो टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसी का ही सब्सिडी दे सकते हैं। ठीक है,
यानी कि डेवलप्ड कंट्री जो है वो 5% टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, और डेवलपिंग कंट्री 10% टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का उसी का सब्सिडी दे सकते हैं। तो डीएमएस से ज़्यादा का अगर आप सब्सिडी देते हैं तो उससे डब्ल्यूटीओ को जो है वो तकलीफ़ होगा, और फिर आप पर जो है वो केसेस भी चलेंगे, मतलब डिस्प्यूट भी चलेगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप ये जानते हैं कि जो टैरिफ की रिडक्शन की बात कही गई थी, क्योंकि इन्हें मार्केट एक्सेस करना था, ठीक है। तो मार्केट एक्सेस करने में जो टैरिफ रिडक्शन की बात कही गई थी, तो इसमें ये कहा गया था जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है 10 साल में 24% अपने टैरिफ को कम करेंगी। लीस्ट डेवलप कंट्री को टैरिफ को कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, और जो एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स है, वो एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स जो है वो नॉर्मली वैसे प्रोडक्ट्स को कवर करता है जो एग्रीकल्चर के पार्ट कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन उसमें एक्सक्लूड होता है ये सारी चीज़ें। आप बड़े ध्यान से इसको समझ लें, इसलिए मैंने इसको लिखा है। फॉरेस्ट्री, फिशरी प्रोडक्ट्स, ये सारे एग्रीकल्चर्स में नहीं आते हैं। रबर, सीसल, जूट, क्वायर, अबाका, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में नहीं आते। यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसको AOA कह रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि ये एलिमिनेशन करना चाहता है किस चीज़ का, कि जिसको ट्रेड डिस्टॉर्टिंग कहते हैं। मतलब इक्वल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं मिल रहा है एग्रीकल्चर सब्सिडीज से, क्योंकि अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा अमीर है तो वो ज़्यादा एग्रीकल्चर सब्सिडी दे के इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो धान की दाम या गेहूं की दाम को कम करेगा या प्याज की दाम को कम करेगा। इससे किसान जो है वो ज़्यादा इम्पेक्टेड होंगे। इसलिए ट्रेड डिस्टॉर्ट ना हो, इक्वल प्लेइंग फील्ड मिले सबको। यही कारण है कि जो AOA जो है वो किया गया 1995 में ये हुआ, ठीक है। और बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो AOA को बहुत ज़्यादा अपने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से इसको लागू करने की कोशिश करते हैं। अब आगे ये बात करेंगे कि भारत की जो एग्रीकल्चर है उसमें WTO के साथ क्या इश्यूज़ रहे हैं। अभी मैंने बताया कि अब हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि मार्केट एक्सेस की बात कर ले, तो हमने अभी ये देखा कि मार्केट एक्सेस में भारत जो है वो चूँकि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज़्म का जो है वो हिस्सा नहीं है। क्यों हिस्सा नहीं है? वो इसलिए हिस्सा नहीं है कि हमने बात करा था, क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि अगर आपको स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज़्म का हिस्सा बनना है तो जब उरुग्वे राउंड हुआ और उसके बाद 1994 तक आपने टेरिफिकेशन कर ली हो, तो सिर्फ वैसी ही कंट्री को स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज़्म का हिस्सा माना जाएगा। और अगर आप स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज़्म के हिस्से हैं तो क्या क्या फ़ायदे होंगे आपको, तो आप ये कर सकते हैं कि एक ऐसे समय जिस समय आप चाहें कि तो एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स को अपने यहाँ जो है वो क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टैरिफ, ठीक है। तो आप टेम्पररली ऐसा चाह सकते हैं कि आप एग्रीकल्चर गुड्स का अपने यहाँ इंपोर्ट जो है वो कम कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टैरिफ, जो कि WTO के अगेंस्ट है, लेकिन WTO इसको अलाउ करता है। बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है लेकिन WTO इसको अलाउ करता है, ठीक है। लेकिन चूँकि इंडिया ने अपने टैरिफ को जो है वो अब बढ़ा कर रखा, हालांकि नॉन टैरिफ बैरियर तो 2001 तक भारत ने ख़त्म करके रखे, बहुत सारे कम किए नॉन टैरिफ बैरियर, लेकिन जो टैरिफ बैरियर है वो एग्जिस्ट करके रखा। और इसको लेकर जो है EU, जापान, USA, इन सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ को जो है वो परेशानी थी और उन्होंने भारत के हायर टैरिफ को लेकर क्रिटिसाइज़ भी करा था। लेकिन भारत ये बार बार जस्टिफाई भारत ने किया है कि भाई हमें नहीं चाहिए स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज़्म, हम उनके हिस्से नहीं हैं, ठीक है। इसलिए जो है हमारे यहाँ टैरिफ जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अप्लाइड सेंस में देखें तो हमारे यहाँ टैरिफ कम है, ठीक है। वो दिखने में आपको ज़्यादा लग रहा है लेकिन एक्चुअली हमारे यहाँ टैरिफ कम है। जो भी टैरिफ हम लगा रहे हैं वो डेवलप्ड कंट्री से तो बिल्कुल कम है, ठीक है, अगर आप एक एग्जैक्ट सेंस में देखें तो इन्हीं सब भारत ने बहुत सारे आर्गूमेंट दिए कि हमें स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज़्म का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि हमने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को बहुत सारे कम किए। तो भारत के
इस स्टैंड को माना भी गया। और आप देखिए कि 2005 में जो हांगकांग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी ये कहा गया कि भारत को जो है हम एसएसएम फैसिलिटी देंगे। नायरोबी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ 2015 में, उसमें भी ये कहा गया कि नहीं नहीं भारत को हम एसएसएम फैसिलिटी देंगे। लेकिन अब तक जो है वो लीगली भारत को ये फैसिलिटी एसएसएम फैसिलिटी मिली नहीं है, मतलब स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, मतलब कि आप अपने इंपोर्ट टैरिफ को बढ़ा सकते हैं, ये जो कि डब्ल्यूटीओ के नॉर्मल जो एग्रीमेंट है उसके खिलाफ होता है। लेकिन डब्ल्यूटीओ इसको अलाउ करती है अगर आप टैरिफिकेशन करते हैं, मतलब नॉन टैरिफ बैरियर को हटा के उसको टैरिफ में बदलते हैं। तो डब्ल्यूटीओ ने सब्सिडी को भी रिड्यूस करने की बात कही। अभी हमने देखा कि ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स, तो जी और बी जो ग्रीन और ब्लू है वो तो सब्सिडी अलाउ है, वहीं एम्बर बॉक्स की सब्सिडी अलाउ नहीं है। तो जब भारत ने देखा कि बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना वो एम्बर बॉक्स की जो सब्सिडी है उनको ग्रीन बॉक्स की सब्सिडी में बदल रहे हैं, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, रिसर्च के नाम पे। रिसर्च कहाँ आता है, रिसर्च तो आता है ग्रीन बॉक्स में, ठीक है, रिसर्च के नाम पे। ग्रीन बॉक्स में आता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के नाम पे अपने कंट्री के जो किसान हैं उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और इनसे क्या हो रहा है, रिसर्च और इन सारे चीज़ों को के नाम पे वो एम्बर बॉक्स सब्सिडी अपने लोगों को दे रहे हैं। और दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ये बातें पता चली, ठीक है, ये बातें भारत ने भी उठाया, ठीक है। तो भारत के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है इनका तो मुद्दा जो है वो हर कंट्री हमेशा उठाती रही है, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्री है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि भारत जो है वो दो तरफ़ा सब्सिडी देता है। भारत जो है ऐसा है कि वो अपने यहाँ के किसानों को सब्सिडी एक समय जब वो किसान अपने प्रोडक्ट्स को बना लेता है तब तो एमएसपी देता ही देता है, साथ ही साथ भारत जैसे ही उसके प्रोडक्ट्स बिकने आते हैं किसान को उस समय अपने पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो है किसानों को से कम दाम में ख़रीदता भी है, ठीक है। तो ये एक तरीके से डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल को वायलेट जो है इंडिया कर रहा है। तो दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ये हुआ कि ये पता चली कि यूएस ने ये कहा कि भाई हम अपने जो सब्सिडी हैं, जो तुम लोग कह रहे हो कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं, तो हम अपने एग्रीकल्चर सब्सिडी को कम करेंगे, लेकिन जो नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस है, जो नामा है, यानी कि नामा मतलब क्या, नामा का मतलब ये हुआ कि यूएस का ये कहना था हम अपने एग्रीकल्चर सब्सिडी को कम करेंगे, ठीक है, लेकिन भारत जैसे जो देश हैं डेवलपिंग कंट्री वो हमारे प्रोडक्ट्स जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, जैसे फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट हैं, जैसे फिशरीज प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्राइसेस, उनके जो टैरिफ हैं उनको कम करें, यानी उनको अपने देश में लाने दे। यानी एक तरफ वो कह रहा है कि हम अपने यहाँ के किसानों को कम सब्सिडी देंगे, हम अपने किसानों को सब्सिडी देना कम करेंगे, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स को तुम अपने देश में बिकने दो। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, गुड्स इन फॉरेस्ट्री, फिशरीज, ये तो बहुत गंदी बात हुई। यानी यूएस का ये कहना था कि हम सब्सिडी तभी कम करेंगे कि जब हमको तुम्हारे यहाँ के मार्केट में तुम अपना जो टैक्स है उसको कम करो और हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियल गुड्स को जाने दो, तब हम एग्रीकल्चर गुड्स को जो पे सब्सिडी कम करेंगे। इसको नामा कहते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल, मतलब एग्रीकल्चर से नहीं मार्केट एक्सेस, यानी नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट एक्सेस मांग रहा था यूएस। और इस पे जो है बवाल कटा ऐसा कि 10 साल तक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुए। 2001 में ये हुआ था, उसके बाद जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ 2013 में, ठीक है। और इस 10 साल के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो है थोड़ा सा दिमाग इन लोगों का जो है वो आया जगह पे। और फिर भी यूएस का ये क्लेम था कि भारत देखो, भारत अपने यहाँ जो है क्या करती है, भारत की सरकार जो है वो पीडीएस सिस्टम चला रही है, यानी अपने किसानों से जो है वो क्या करती है, एमएसपी पे जो है वो क्रॉप खरीदती है और फिर अपने ही लोगों के बीच वो क्रॉप जो है वो कम दामों में बेच देती है। तो ऐसे में कि मान के चलो कि यूएस की वीट है और वो इंडियन मार्केट में आई, डब्ल्यूटीओ अलाउ करता है इंडिया को भी कि इंडिया तुम्हारे मार्केट में तो यूएस की वीट बिकेगी। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है वहाँ, इंडिया ये कर रहा है कि अपने यहाँ के किसानों से सबसे एमएसपी पे गुड्स खरीद के और अपने यहाँ के लोगों को वीट प्रोवाइड करा रहा है।
कम दामों में पीडीएस सिस्टम के थ्रू, तो क्या यूएस की वीट बिकेगी? द आंसर इज़ नो, यूएस की वीट नहीं बिकेगी। इसी बात का जो है यूएस को दर्द था कि भाई हमारी वीट कैसे बिकेगी जब तुम अपने यहाँ जो है पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो है वो कम दामों में वीट को दोगे। तो यह यानी दोहरा सब्सिडी जो है तुम अपने यहाँ अपना रहे हो इंडिया, जो डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल को वायलेट करता है। ऐसा डब्ल्यूटीओ तो नहीं कहता, यानी ये तो सही तरीके से सिस्टम ही नहीं है। ये तो बिज़नेस हम कैसे करें, तो करें क्या, बिज़नेस होगा कैसे? तो भारत का ये क्लेम था भाई कि डी मिनिमस, जिसमें ये कहा गया कि टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 10% सब्सिडी के रूप में दिया जा सकता है, उसके लेवल से तो हम कम ही जो है वो सब्सिडी में खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात रही इसकी कि सब्सिडी को लेकर, तो हमारी जो सब्सिडी है वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती है। जो हमारा जो फूड प्रोग्राम है ना, फूड सिक्योरिटी का जो प्रोग्राम है, जिसमें हम एमएसपी पे ख़रीद के और हम अपने पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो है गरीब लोगों को मदद करते हैं, उससे जो तुमको तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को छोड़िए, उससे कोई ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं होता है, ठीक है। ये बातें भारत ने क्लेम करी और भारत ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया कि तुमको जो बोलना है बोलते रहो भाई, हम ये करेंगे कि जब तक हमारे पास परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आ जाता तब तक हम ये सब्सिडी देते रहेंगे, तो जो बोलना है बोलते रहो, ठीक है। तो ये तो बात जब बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में भारत ने ये बात कही कि जब तक हमारे पास परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आ जाता तब तक जो है हम ये सब्सिडी देते रहेंगे, तो पूरा डब्ल्यूटीओ हिल गया कि भाई ये क्या हुआ। तो डब्ल्यूटीओ के जो डायरेक्टर थे उस समय एक नया जो है चीज़ सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए लेकर आए कि ये पीस क्लॉज, यानी पीस क्लॉज कहाँ आया? बाली कॉन्फ्रेंस में 2013 में, और वो पीस क्लॉज भारत के लिए था। पीस क्लॉज में ये कहा गया कि डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर के द्वारा भाई सब्सिडी जो है आप दीजिए, जितना देना है दीजिए, लेकिन 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस तक दीजिए। यानी कि बाली का जो कॉन्फ्रेंस था ना वो 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था। और आपको पता है कि हम आगे बताएंगे इनके गवर्नेंस का 2 साल जो है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2 साल में होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, सब सही रहा तो यानी कि अगर 9वां है तो 11वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, तो मतलब कि 4 साल के लिए ही वो सब्सिडी दे रहा है, सब 4 साल का टाइमलाइन दे रहा है कि 4 साल तक आप दे सकते हैं सब्सिडी। भारत ने कहा कि नहीं, हम अब ये पीस क्लॉज को रिजेक्ट करते हैं, हम पीस क्लॉज को लाने ही नहीं देंगे, हम पीस क्लॉज को फाड़ के फेंकते हैं कूड़ेदान में, और हम ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन ही नहीं करेंगे। जब भारत ने ये कहा कि हम ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो क्या की थी, वो डेवलप्ड कंट्री जो है वो लेकर आई थी ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। जब डेवलप्ड कंट्री ने ये देखा कि भारत जो है जब तक उसकी फूड सिक्योरिटी डिमांड मेट नहीं होती तब तक ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा है, तब उस समय ये कहा गया कि भारत जो है वो पीस क्लॉज जो है भारत क्या करेगा कि भारत अपने लोगों को के यहाँ जो है वो फूड प्रोग्राम चलाता रहेगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए कि जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है उसमें ये कहा गया कि जो डेवलप्ड कंट्री ये लेकर आई उसमें ये कहा गया कि जो पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ जो कस्टम रूल्स और प्रोसीजर हैं वो हारमोनी में होंगे, वो सेम होंगे, ठीक है, एक दूसरे से मिलता जुलता होगा, और एक दूसरे से मिलता जुलता होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो कम होगा। और इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? इसका फ़ायदा मिलेगा डेवलप्ड कंट्री का। क्यों? क्योंकि उसको मैक्सिमम ट्रेड शेयर है उसकी मार्केट में। तो इन चीज़ों को देखते हुए यानी कि तब भारत को ये कहा गया कि ठीक है भाई, आप फूड सिक्योरिटी अपने यहाँ चलाते रहिए, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पे साइन कर दीजिए। तो ये पूरा हिस्ट्री रहा कि भारत का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर 1995 का जो है वो पूरा कैसे चलता रहा। और साथ ही साथ जब हमने बाली कॉन्फ्रेंस में जो है वो बहुत अच्छा स्टैंड लिया, और उसके बाद जो है वो पीस क्लॉज जो है वो सामने आई, ठीक है। साथियों, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हमने देखा 1995, वो 5 एग्रीमेंट्स में से एक एग्रीमेंट है। दूसरा एग्रीमेंट जो WTO
खास एग्रीमेंट में जाना जाता है वो है ट्रिप्स। ट्रिप्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे कि नाम से क्लियर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, चूँकि गैट में ये राइट को लेकर कोई फ्रेमवर्क नहीं था, इसलिए डब्ल्यूटीओ ने इसको लेकर एक फ्रेमवर्क तैयार किया 1995 में ही। और आप देखते हैं कि इसमें एक लीगल प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड होता है कुछ दिनों के लिए, कोई सर्टेन पीरियड के लिए, आपके ओरिजिनल वर्क को लेकर। ठीक है, इससे क्या होता है, क्यों हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं किसी पर्सन के ओरिजिनल वर्क को? तो डब्ल्यूटीओ का कहना है कि अगर आप ओरिजिनल वर्क को प्रोटेक्शन देंगे तो इससे ये होगा कि लोग और इनकरेज होंगे अपने इनोवेशंस को लेके, और साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि जो इनोवेटर्स है उनके द्वारा लगाए गए कॉस्ट के ऊपर जो है उनको रिकवरी की जो है वो सख्ती दी जाए, और साथ ही साथ जो है वो उनके इस राइट्स को प्रोटेक्शन भी मिले, और इन जैसे ही वो कॉस्ट जो है उनको रिकवर हो तो साथ ही साथ मोनोपोली ना हो सके, ये भी ध्यान में रखी जाती है। तो जस्टिफिकेशन बड़ा ही लॉजिकल है, साइंटिफिक है कि जो लोग कोई नई डिस्कवरी कर पा रहे हैं, जो लोग कोई नई चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्रिएट कर पा रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देने की बात जो है वो ट्रिप्स करता है। ठीक है, तो अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज है, हालांकि ट्रिप्स से पहले क्या जो है वो प्रोटेक्शन दिया जाता था, द आंसर इज़ यस। अगर आप पेटेंट और ट्रेडमार्क की बात करें तो वो पेरिस कन्वेंशन 1883 के थ्रू जो है उसको प्रोटेक्शन मिलता था। वहीं कॉपीराइट को बर्न कन्वेंशन 1886 के तहत जो है वो प्रोटेक्शन मिलता था। ठीक है, लेकिन ये सारे जो प्रोटेक्शन थे ना, चाहे वो पेरिस कन्वेंशन हो या बर्न कन्वेंशन हो, ये बहुत ज़्यादा लिबरल थे। ठीक है, इनमें ज़्यादा जो है वो सख्ती नहीं थी, लेकिन ट्रिप्स में आप देखेंगे कि ट्रिप्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती आपको दिखाई देती है। और ट्रिप्स में ये भी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो लिस्ट है वो भी बड़ी है, और साथ ही साथ ट्रिप्स स्ट्रिक्ट भी है बहुत ज़्यादा, और इसके कानून भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इसलिए ट्रिप्स में जो लिस्ट है आईपीआर के, उन पे प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो दिखती है, और इन्हीं लिस्ट को हम पढ़ेंगे। सबसे पहली लिस्ट है पेटेंट की। पेटेंट जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आपने कोई इनोवेशंस करा है तो ट्रिप्स कहती है कि वहाँ उसमें आपको 20 सालों तक आपको पेटेंट करवा सकते हैं आप। जैसे कि आपने कोई मेडिसिन बनाई तो मेडिसिन का पेटेंट 20 साल तक करा सकते हैं। दूसरी लिस्ट है यूटिलिटी मॉडल्स। ये पेटेंट की ही तरीके का है, लेकिन इसमें यानी सिमिलर टू पेटेंट, लेकिन पेटेंट से कम सिग्निफिकेंट है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोड़ के किसी और चीज़ों में आपने करा है तो ये इसकी जो ड्यूरेशन है ना वो 7 से 10 साल की आप जो है वो पेटेंट करा सकते हैं, यूटिलिटी मॉडल्स करा सकते हैं आप। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस के प्रोटेक्शन की बात कही गई है, क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, आपकी इंडस्ट्री की जो डिज़ाइन है वो यूनिक हो सकती है, और ये डिज़ाइन जो है आप उसको जो है वो रजिस्टर कराना चाहते हैं, इसके प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो ये भी ट्रिप्स जो है वो एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है। ट्रेडमार्क यानी आप अपनी साइन, लोगो, आपने फ्रेज, आपका जो ओरिजिनल वर्क है उसको आप बचा के रखना चाहते हैं, इसको भी ट्रिप्स जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। साथ ही साथ कॉपीराइट और उनसे जुड़े हुए जो राइट्स हैं उन पर भी ट्रिप्स जो है वो काम करती है, चाहे वो कॉपीराइट्स आर्ट को लेके हो, लिटरेचर को लेके हो, इन सारी चीज़ों पर ट्रिप्स काम करती है। इन सारे लिस्ट के अलावा भी कुछ लिस्ट हैं, जैसे जीआई टैग, इसके भी ऊपर जो है वो ट्रिप्स अप्लाई होता है। जीआई टैग जो है ये बेसिकली सेम टू सेम ट्रेडमार्क की ही तरीके का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया को जो है वो कवर करती है। साथ ही साथ ट्रेड सीक्रेट, आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियों का ये दावा होता है कि हमारे यहाँ कुछ यूनिक सीक्रेट हैं या यूनिक सॉफ्टवेयर उन्होंने तैयार करा है जिससे कि काम बहुत स्मूथ होगा, और ये उनके ट्रेड का सीक्रेट है, तो ये भी इनकी भी रक्षा जो है वो ट्रिप्स एग्रीमेंट करता है। साथ ही साथ किसी कंपनी ने ये दावा किया कि हमने कोई इंटीग्रेटेड सर्किट बनाई है, उनकी जो डिज़ाइन है वो उसको प्रोटेक्ट करने की सोचता है, तो उस केसेस में भी ट्रिप्स जो है वो क्या करता है, मदद करता है। साथ ही साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना, वो पहले क्या था, पहले प्रोसेस को लेकर पेटेंट आप करा सकते थे, अब
वो शिफ्ट हो चुका है। पहले प्रोसेस पेटेंट होता था, अब जो है वो प्रोडक्ट पेटेंट होता है। यानी कि पहले ये था कि अगर आपने कोई ए नाम की मेडिसिन किसी एक ख़ास प्रोसेस से बनाई है, ठीक है, प्रोसेस ए नाम की मेडिसिन जो है आपने क्या किया कि एक प्रोसेस से बनाया है, तो आप इस प्रोसेस को पेटेंट करा सकते थे ट्रिप्स से पहले। लेकिन ट्रिप्स ने ये कहा कि ए नाम की मेडिसिन जो है वो किसी भी प्रोसेस से बनाओ, तो अब प्रोडक्ट को जो है वो क्या कराना पड़ रहा है, पेटेंट। ठीक है, तो पहले ये होता था कि अंडर प्रोसेस पेटेंट रिजीम, यानी ट्रिप्स से पहले द प्रोसेस ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कुड हैव बीन पेटेंटेड, यानी कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस हैं उसको तो पेटेंट आप करा सकते हैं, लेकिन आप ही के प्रोडक्ट को देखकर उन्होंने क्या किया कि कोई दूसरी जो ड्रग कंपनी है उन्होंने क्या की कि उन्होंने आप थोड़े से प्रोसेस को फ्लेक्सिबल किया और फिर उसी प्रोसेस को उन्होंने पेटेंट करा लिया। ठीक है, यानी कि सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोसेस से भी बन रहा है, तो उस केसेस में भी जो है वो क्या किया जा सकता है, पेटेंट कराया जा सकता है। लेकिन WTO ने ये जो है वो ऐसा किया कि वो शिफ्ट हो गए कहाँ, वो शिफ्ट हो गए प्रोडक्ट पेटेंट पे। यानी कि आप चाहो ए नाम की मेडिसिन जिसको मैंने पेटेंट अपने नाम पे कराया है, आप इसको किसी भी प्रोसेस से बनाओ। पहले आप क्या कर सकते थे कि 4 तरीके के पेटेंट ले सकते थे, यानी 4 अलग अलग कंपनियां अगर अलग अलग मेथड से जो है वो बना रही हैं तो इन सबको अलग अलग पेटेंट मिल जाएगा। लेकिन अब क्योंकि ट्रिप्स आ गया, तो ट्रिप्स का ये कहना था नहीं, ए नाम की जो मेडिसिन है वो किसी एक पर जो कंपनी है जिन्होंने पहले एफर्ट करके ए नाम की मेडिसिन बनाई उसी को मिलेगा। यानी प्रोडक्ट पेटेंट की जो है रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिली। और ये दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2001 में हुआ था, जिसमें कि ये इशू बहुत सामने जो है वो दिख कर आया कि भाई प्रोडक्ट पेटेंट अगर आप करा रहे हैं आप, तो क्या हो जब हेल्थ इशू हो जाए, जैसे कोरोना महामारी जो फैल गई, उस केसेस में क्या हो जाएगा। तो ट्रिप्स में आप ये कहे कि प्रोडक्ट पेटेंट जो है वो कराया जाएगा, तो मान के चलो कि इसकी प्रोडक्ट जो है वो बहुत महंगी है, तो क्या होगा। यानी कि ट्रिप्स वर्सेस पब्लिक हेल्थ का मुद्दा जो है उठाया गया। ठीक है, यानी कि जो कंपनी जो कंट्री बहुत LDC है, जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है, उसका क्या होगा, पुअर कंट्री है उसका क्या होगा। उस केसेस में तो बहुत ज़रूरी है कि वो तो इतने महंगे मेडिसिन तो नहीं खरीद पाएगा। हाँ, अगर प्रोडक्ट पेटेंट होगा ड्रग्स का, यानी मेडिसिन का प्रोडक्ट पेटेंट होगा, तो वो तो खरीद ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक कंपनी जिन्होंने ए नाम की मेडिसिन बनाई है, तो दूसरी कंपनी तो किसी भी तरीके से ए नाम की मेडिसिन नहीं बना पाएगी। ठीक है, तो इस केसेस में ट्रिप्स ने अपने जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है उसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए, और उन्होंने ये कहा कि जो है विशेष परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, कंपलसरी लाइसेंसिंग कर सकते हैं। यानी कि ट्रिप्स जो है वो पब्लिक हेल्थ को लेकर एक जो है वो एक्सेप्शन लेके आई कि कोई भी कंट्री विशेष परिस्थिति में एक कंपलसरी लाइसेंस इशू कर सकती है। और कंपलसरी जब लाइसेंस इशू करेगी, ठीक है, तो पहले WTO का कहना था कि कंपलसरी लाइसेंस जो है सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए होगा, एक्सपोर्ट पर्पस के लिए नहीं होगा। यानी कि आप कंपलसरी लाइसेंस के थ्रू आप अपने यहाँ जो है ये कह सकते हैं आप अपनी डोमेस्टिक कंपनी को कि आप जो है वो पेटेंटेड ड्रग, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, आप उसके लिए जो है वो पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आप मेडिसिन बना सकते हो। मान के चलो कि कोई कैंसर की ड्रग है, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी बना रही है, तो दूसरी कंपनी को जो है वो कह रहे हैं कि नहीं आप बना सकते हैं। पहले ये नहीं बना सकते थे, लेकिन कंपलसरी कोरोना जैसी जो है वो अगर सिचुएशन आ जाए तो बना सकते हैं। ये बातें क्लियर होनी चाहिए। दोहा एग्रीमेंट में जो फिर ये बातें उठी कि नहीं कि एक्सपोर्ट तो अलाउ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मान के चलो कि बहुत सारी कंट्री ऐसी है जिनके यहाँ कंपलसरी वो लाइसेंसिंग दे देगा, लेकिन उसके यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग करने की जो है शक्ति ही नहीं है, तो वो फिर वो कैसे फ़ायदा पहुँचाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसके पास है ही नहीं। तो सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ के लिए ही नहीं, एक्सपोर्ट के लिए भी जो है वो होनी चाहिए विशेष परिस्थिति में। तो फिर जो है वो WTO इस बात को माना कि हाँ ठीक है कि विशेष परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि जो कंपलसरी लाइसेंसिंग के थ्रू आपने अपने डोमेस्टिक
फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये कहा कि एक जो है मेडिसिन बनाओ, तो उस केसेस में वो जो है एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो यानी आप ये कर सकते हैं, यानी फाइनली ड्रग प्रोड्यूस्ड अंडर कंपलसरी लाइसेंसिंग वेर अलाउड टू बी एक्सपोर्टेड एज वेल। यानी यहाँ से एक चीज़ आपको सामने नज़र आ गई कि एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। भारत में एक मज़ेदार किस्सा आया, नेक्सावार नाम करके एक ड्रग मेडिसिन था, नेक्सावार, यानी ये कैंसर का ड्रग था, कैंसर की ये दवा थी नेक्सावार, जिसको बेयर नाम करके एक कंपनी थी जो क्या करती थी, इसको बनाती थी नेक्सावार को, ठीक है। और ये इतना महंगा बेचती थी, 4 लाख की एक गोली आती थी नेक्सावार की, यानी बहुत महंगा। यानी भारत के लोग तो इसको नेक्सावार जो है उसको तो बना ही नहीं सकते थे, और ये 4 लाख की एक गोली जो है वो कैसे लोग खरीदे, ठीक है। यानी इसके कॉस्ट जो है वो कैंसर पेशेंट के लिए तो बहुत एक्सऑर्बिटेंट था कि वो तो उसके मतलब दायरे से ही बाहर था। इस केसेस में पहली बार जो है कंपलसरी लाइसेंसिंग का मुद्दा भारत में उठा, और भारत सरकार ने कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है वो दी, ठीक है। फाइनली नेक्सावार की जो है वो जेनरिक जो वर्जन जो है वो नेटको ने प्रोड्यूस किया, ठीक है। यानी कंपलसरी लाइसेंसिंग इस केसेस में दिया गया, क्योंकि ये एक मतलब नेक्सावार का ये कहना था कि नहीं भाई, हमको तो इतना कॉस्ट लगता है, हम तो इसको बना नहीं सकते, ठीक है। तो उस केसेस में जो भारत सरकार ने कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है दूसरी कंपनी को दी, और वो उस कंपनी ने जो है वो क्या किया, नेक्सावार की ही एक जेनरिक मेडिसिन जो है बना के भारत में कम दामों में जो है वो बेचनी शुरू की, ठीक है। तो ये एक विशेष परिस्थिति में हुआ, यानी इंडिया वाज गिवन 10 ईयर टाइम पीरियड टू कंप्लाई ट्रिप्स, एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुली डन बाय इंडिया बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन पेटेंट्स एंड कॉपीराइट, ठीक है। तो भारत को ये कहा गया था कि भाई 1995 से 10 साल यानी 2005 तक में आप अपने जो बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको चेंज करो, और ट्रिप्स के एग्रीमेंट के थ्रू जो है आप अपने यहाँ कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को लाओ। तो इस बातों को लेकर भी जो है भारत ने अपने यहाँ बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को चेंज किए, ठीक है। एक मुद्दा आया ट्रिप्स प्लस प्रोविज़न। देखो ट्रिप्स प्लस प्रोविजंस का क्या है कि जो बहुत सारी जो कंट्री हैं उसमें क्या हुआ कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उसकी जो कंपनियां हैं वो क्या करती थी कि उन्होंने ऐसा किया कि ट्रिप्स में उन्होंने क्या किया कि एक पेटेंट है, जैसे नेक्सावार ही मान के चलो, उन्होंने पेटेंट मान के चलो कि अब उसकी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। अब अगले 2 साल में उसकी पेटेंट ख़त्म होने वाली। एक मेडिसिन है ए, और ए नाम की मेडिसिन की जो पेटेंट है अगले 2 साल में ख़त्म होने वाली है। तो ए नाम की जो मेडिसिन जो बना रही है कंपनी MFN लिमिटेड, सोचो MFN लिमिटेड अब भारत में क्या करेगी अगर ए नाम की मेडिसिन की जो है वो पेटेंट ही ख़त्म होगी। तो MFN लिमिटेड अब क्या करेगी कि थोड़ा सा ही जो है अपने इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा चेंज करेगी, क्योंकि ए नाम की मेडिसिन वो बना ही रही थी। अब थोड़ा वो इंग्रेडिएंट्स को चेंज करके, थोड़ा सा प्रोसेस को चेंज करके उन्होंने अब इसी ए नाम की मेडिसिन का नाम दे दिया बी, और अब वो भारत सरकार के पास या WTO के पास पहुंच गया कि भाई अब इसको पेटेंट जो है अब हमको दे दो। जब ये बातें पता चली, इसी को कहा जाता है ट्रिप्स प्लस प्रोविज़न। मतलब ये कहा गया, जब ऐसा मुद्दा भारत में रियली उठा तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जो एंटी ड्रग था ग्लीवेक, ठीक है, जिसको नोवेटरिस ने ये कहा था कि भाई ये हम नया एक ड्रग जो है खोजे हैं एंटी ड्रग, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उनकी डिमांड को कि पेटेंट की डिमांड को, क्योंकि ये मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनकी ये डिमांड जो है रिजेक्ट कर दी कि भाई ये कोई नया प्रोडक्ट तुम नहीं बना के ला रहे हो नोवार्टिस, ठीक है। तो ये बातें बहुत बार सामने आई कि जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं वो बहुत सारे लूप होल्स खोज के ट्रिप्स एग्रीमेंट का जो है वो मिसयूज कर रही है, एब्यूज़ कर रही है इसको। तो इसको ट्रिप्स प्लस प्रोविज़न कहा गया कि ऐसे केसेस में भी जो है कंट्रीज जो है वो क्या कर सकती है कि तोरे जो है वो एक्स्ट्रा जो लीगल या एक्स्ट्रा बार लगा सकती है ऐसे केसेस में, ठीक है।
अब जो तीसरा एग्रीमेंट है वो सर्विस को लेकर है। सर्विस में सप्लाई के बेसिस पे 4 तरीके के सर्विस जो है वो किए गए, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4। मोड 1 मतलब कि सर्विसेज को 4 तरीके से बांटा गया, पूरे इंटरनेशनल सर्विसेज को 4 तरीके से बांटा गया। पहला सर्विसेज है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। इसका मतलब ये है कि आप अपने कंट्री में हैं लेकिन आप अपना जो सर्विसेज हैं वो कहीं और दे रहे हैं। जैसे कि आप अपने यहाँ कॉल सेंटर में हैं, ठीक है, और सर्विसेज आपने कॉल सेंटर का सर्विसेज अगर यूएसए को दे रहे हैं, इसको कहते हैं क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, यानी ये मोड 1 है। मोड 2 है कंजम्पशन एब्रॉड, यानी कि आपने भारत में कोई सर्विसेज लिया, ठीक है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल जाके कर रहे हैं, सर्विसेज का इस्तेमाल जा कर रहे हैं अमेरिका में, टूरिज्म आप कर रहे हैं, ठीक है, तो कंजम्पशन एब्रॉड की जो है वो सर्विसेज है। यानी कि यहाँ जो है वो सर्विस कंज्यूमर जो है वो इम्पोर्टिंग कंट्री में, मतलब जो आप जहाँ जा रहे हैं इम्पोर्टिंग कंट्री, वहाँ जाके सर्विस का जो है वो क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। ये मोड 2 हो गया सर्विसेज का। मोड 3 सर्विसेज का ये है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन जिस कंट्री में आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ आपके ऑफिसेस हैं। ये बेसिकली बैंकिंग सर्विसेज की बात हो रही है, जैसे या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की बात हो रही है। जैसे कि कोई अमेरिकन बैंक है जो भारत में खुली हुई है, जैसे सिटी बैंक, वो जैसे भारत में खुली हुई है और भारत के लोगों को सर्विसेज दे रही है, तो ऐसे में इसको मोड 3 यानी कॉमर्शियल प्रेजेंस कहते हैं, यानी उन देशों का जो है कॉमर्शियल प्रेजेंस जो है भारत में है। मोड 4 नाम की सर्विसेज ये है कि हमारे देश के जो डॉक्टर हैं, हमारे देश के जो इंजीनियर हैं, अगर इंडिया से बाहर हैं यानी फिजिकली दूसरे कंट्री में जाकर सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये मोड 4 में आएगा। यानी मोड 3 में आएगा कि दूसरे देश की कंट्री या हमारे देश का अगर एसबीआई अगर क्या कहते हैं यूएई में है या फिर यूएसए में है तो हम ये मोड 3 में आएंगे। हमारे डॉक्टर अगर यूएई या यूएसए में है तो मोड 4 में आ गए, और हमने अगर टूरिज़्म यूएई या यूएसए किया तो हम जो है वो मोड 2 में आ गए। और हम अगर यहाँ बीपीओ में काम कर रहे हैं और कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं तो हम मोड 1 में वाली सर्विसेज दे रहे हैं एज पर डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के 2 ऑब्लिगेशन है, एक जनरल ऑब्लिगेशन है और दूसरा स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन है। जनरल ऑब्लिगेशन जो है वो सारे मोड पे अप्लाई होता है, चारों के चारों मोड पे। मोड 1 के सर्विसेज दे रहे हो, मोड 2 की, मोड 3 की, मोड 4 की। और उसमें ये कहा गया कि आप MFN स्टेटस सबको देंगे। MFN का मतलब होता है मोस्ट फेवर नेशन। इसका मतलब ये कि कोई भी कंट्री जो WTO का मेंबर है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है आप नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन में ये कहा गया कि आप अपने यहाँ जो है मार्केट एक्सेस देंगे सारे लोगों को, ठीक है। स्पेसिफिक सेक्टर में ये आप डिसाइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप नेशनल ट्रीटमेंट देंगे। कि नेशनल ट्रीटमेंट कहने का मतलब ये कि आप अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट का या आप अपने डोमेस्टिक सर्विसेज को डिस्क्रिमिनेट नहीं करवाएंगे फॉरेन सर्विसेज से, ठीक है। इसको नेशनल ट्रीटमेंट कहते हैं, मतलब इक्वली ऑल को, सबको इक्वल जो है आपको ट्रीट करना है, ठीक है। हाँ, हालांकि आप जो है सर्विस सप्लायर पे लिमिट लगा सकते हैं, एम्प्लॉय पे लिमिट लगा सकते हैं, कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो सकता है, फॉरेन कैपिटल कितना आ सकता है, इस सब पे लिमिट लगा सकते हैं। इसलिए स्पेसिफिक सेक्टर में आप ये लिमिट लगा सकते हैं। लेकिन ये जो ऑब्लिगेशन है ना, इसके एक्सेप्शन है। कोई पब्लिक ऑर्डर हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, वॉर आ गई, या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, इन सारे कारणों के कारण जो है आप जनरल ऑब्लिगेशन या फिर स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस में के केसेस में आप जो है बार लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं नहीं भाई, अब हमारे यहाँ जो है सर्विसेज को लेकर जो है थोड़ी दिक्कतें हैं, हम रोकेंगे सर्विसेज, ऐसा कर सकते हैं, और WTO इसको अलाउ करता है, ठीक है। भारत जो है अभी तक भारत सर्विस मोड 3 की ही सर्विसेज जो है, ये जो मोड 3 है जिसमें कॉमर्शियल प्रेजेंस भारत में होना चाहिए, उसी को लेकर जो है थोड़ा लिबरलाइज्ड हुआ है। मोड 1, 2 और 4 को लेकर ज़्यादा लिबरलाइज नहीं हुआ, और इसको लेकर जो है भारत पे बहुत ज़्यादा जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी कि भारत को किया जाता है कि मोड 3 को लेकर तो तुम जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को लिबरलाइज किए हो, लेकिन मोड 4 को जो है ज़्यादा लिबरलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत ने अक्टूबर 2016 में जब मीटिंग हो रही थी, उस समय भारत एक प्रपोजल लेके आया कि जो TFA मतलब ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो गुड्स को लेकर हुआ था 2013 में बाली एग्रीमेंट में,
वैसा ही कुछ जो है वो सर्विसेज को लेकर भी हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मोड ऑफ सर्विसेज को हम इसलिए चेंज करें क्योंकि आपको एडिशनल मार्केट मिले और बड़ा मार्केट मिले, इसलिए हम चेंज करना चाह रहे हैं कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, क्योंकि और ज़्यादा अच्छी तरीके से मार्केट और स्ट्रक्चरलाइज तरीके से मार्केट चले। और मोड 3 में अगर कोई बिज़नेस करनी हो, सिंगल विंडो से बिज़नेस जो है वो चले। मोड 4 में चूँकि हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर, हमारे जो ह्यूमन कैपिटल है वो किसी दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं, तो हम जो है या किसी दूसरे कंट्री की ह्यूमन कैपिटल हमारे यहाँ काम कर रही है, तो हम उसके केसेस में वर्क परमिट या वीज़ा प्रोसीजर जो है वो थोड़ा जो है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ऐसे इस प्रपोजल जो भारत ने दिया था कि भाई ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो गुड्स की तरह हुआ था उसी को सर्विसेज में भी होना चाहिए, इस प्रपोजल का जो है मिक्स्ड रिस्पांस आया। जो मेजर इंडस्ट्रियल मेंबर थे, चाहे ईयू हो, कनाडा हो, स्विट्ज़रलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, उन्होंने तो फेवर में कुछ दिए, लेकिन यूएसए जो है वो बहुत न्यूट्रल इस बात में रहा, यानी यूएसए ने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को लेकर। साथियों, आपको पता है कि ई कॉमर्स को लेकर जो है वो शुरुआत से ही आप देखेंगे कि ई कॉमर्स में कोई शुरुआत से 1998 में ही जो है ई कॉमर्स को लेकर जो है वो थोड़ी छूट दी गई थी। और डेवलप्ड कंट्री का तो यही कहना है कि ई कॉमर्स को पूरा अब और छूट दो, एकदम कंप्लीट ही छूट दो। लेकिन ये छूट जो है बहुत ज़्यादा महंगा जो है वो सौदा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ई कॉमर्स को क्लासिफाई करना डब्ल्यूटीओ के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। जो 11वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2017 में हुआ उसमें तो ये कहा गया कि जो टेम्प्ररी मोरेटोरियम ई कॉमर्स को दिया जाए, यानी टेम्प्ररी छूट जो ई कॉमर्स को दिया जा रहा है, ठीक है, जो 1998 से ही ई कॉमर्स को टेम्प्ररी छूट दिया जा रहा है, अब उसको परमानेंट किया जाए, यानी कि ई कॉमर्स को परमानेंट छूट दिया जाए। लेकिन इससे घाटा क्या होगा? देखिए कि इससे घाटा भारत जैसे कंट्री को ये होगा कि जो टॉप 3 ई रिटेलर वर्ल्ड वाइड है वो है अमेजन, जेडी, एप्पल, और इनके बहुत सारे शेयर पूरे विश्व में 60% ई कॉमर्स में शेयर है, और भारत में इसका शेयर उससे भी ज़्यादा है। यानी कि अगर ऐसी चीज़ें को दिया जाए तो इससे तो यही सारी कंट्रियां जो हैं, यही सारी कंपनी और चाइना और यूएस ही जो है वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। इसलिए भारत इसका विरोध भी करता है कि भाई ई कॉमर्स को छूट क्यों देना चाहिए सर्विस से या गेट्स से। ई कॉमर्स को हम छूट नहीं देंगे। अगर ई कॉमर्स को हम छूट देंगे तो हमारे यहाँ की जो बहुत ज़्यादा जो है पैसा या प्रॉफिट वो तो एक डिजिटल ट्रांजैक्शंस के रूप में जो है वो बाहर चले जाएगी। इसलिए हम ई कॉमर्स को छूट देने से रहे, ठीक है। तो ये बातें जो हैं वो बहुत एक मुद्दा बनती रहती हैं। भारत सरकार जो है ई कॉमर्स को छूट देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अब अगला मेजर्स जो है, चौथा हम बात करेंगे सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स। देखो साथियों, फाइटो मतलब होता है प्लांट और सैनिटरी मतलब होता है हेल्थ। यानी प्लांट हेल्थ के लिए, यानी कि आप देखिए फाइटो सैनिटरी मतलब कि प्लांट हेल्थ और सैनिटरी का मतलब कि फूड और एनिमल हेल्थ, ठीक है। इनको लेकर एग्रीमेंट की बात की जाए कि यानी एक कंट्री ए से कंट्री बी जो अगर गुड्स जा रही है, अगर फूड इसमें है तो ये फूड भी अच्छा होना चाहिए। एनिमल प्रोडक्ट्स है तो एनिमल भी सही होनी चाहिए। यानी कि आपके यहाँ से अगर कोई चीज़ें जा रही हैं तो दूसरे कंट्री में जो है वो क्या करना चाहिए कि दूसरे कंट्री को जो है वो डिजीज़ आप ट्रांसफ़र ना कर पाए। इसको लेकर जो है SPS एग्रीमेंट हुआ। SPS एग्रीमेंट के जो है वो 4-5 मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि जो ह्यूमन है या एनिमल लाइफ है उसको कंटेमिनेशन से, टॉक्सिन से, डिजीज़ से जो है वो बचाया जाए। उसके बाद ह्यूमन लाइफ को प्लांट और एनिमल जो डिजीज़ कैरी करता है उनसे बचाया जाए। उसी तरह एनिमल और प्लांट लाइफ को पेस्ट से बचाया जाए। उसी तरह जो है अगर कोई कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर पेस्ट जो है वो स्प्रेड हो रहा है तो उसको जो है वो क्या किया जाए, रोका जाए। तो दिस आर द ऑल सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स जिसको लेकर जो है वो क्या करती हैं, WTO ये कहती है कि भाई आप सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स के लिए अपने स्टैंडर्ड बना सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड जो है वो साइंस पर बेस्ड होनी चाहिए। अभी आपने देखा सुना होगा कि जो भारत की मसाले हैं
उनको सिंगापुर, उनको यूएसए, उनको ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने बैन करा। तो क्या ये जो बैन है क्या ये उचित है? तो कुछ हद तक उचित तो है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ कहता है कि सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स के अंदर जो है कि कोई भी ऐसा फूड प्रोडक्ट्स आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री नहीं भेज सकते जिससे कि किस ह्यूमन हेल्थ को जो है वो क्या हो कि ह्यूमन हेल्थ जो है वो इम्पेक्ट पड़े उसका। ठीक है, तो मेंबर जो है वो इनकरेज होता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जो है वो क्या करे, माने, जहाँ ये एग्जिस्ट करता है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कोई भी आपकी चीज़ें हैं जो सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स को जो है वो टैली नहीं करते हैं, उनको जो है इनकंसिस्टेंट है, उनको बदलने की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ ये एक सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स के ही साथ साथ एक चीज़ और कही गई, वो ये कहा गया कि जो एक कंट्री दूसरे कंट्री पे इसलिए ट्रेड रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती कि वो टेक्निकली जो है टेक्निकल बैरियर्स नहीं लगा सकती। मतलब ये नहीं कह सकती कि हम इतना स्ट्रिंजेंट कानून बना दें। जैसे आप देखिए कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है टीबीटी एग्रीमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि जो यूके है, उन्होंने क्या किया था, भारत में जो कोविशील्ड लगी, ठीक है, कोविशील्ड लगी, ये यूके की ही कंपनी थी एस्ट्राजेनेका जिन्होंने कोविशील्ड जो है वो बनाया, और यूके में भी जो है सर्टिफिकेट कोविशील्ड की दी रही थी। तो यूके ने भारत में कोविशील्ड लगा और भारत में कोविशील्ड सर्टिफिकेट लेकर कोई आदमी यूके जा रहा था, उस आदमी को जो है यूके में जो क्या किया जा रहा था, उसको आइसोलेशन में रखा जा रहा था। ठीक है, अब अगर उसको आइसोलेशन में रखा जाएगा कुछ दिनों तक, हाँ, तो भारत सरकार ने ये कहा, ये तो बड़ी अजीब चीज़ है कि भाई ये क्या टेक्निकल बैरियर आप लगा रहे हैं कि भारत की जो कोई चीज़ें जा रही है यूके, और यूके जो है फिर उसको आइसोलेशन में रख रहा है। ये नहीं होना चाहिए। मतलब कि हमारे यहाँ की जो स्टैंडर्ड है, हमने जो सर्टिफिकेट इशू किया है वो भी एस्ट्राजेनेका की सर्टिफिकेट है कोविशील्ड की, और आपने यहाँ की जो सर्टिफिकेट है वो भी जो है वो क्या है, एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड की। तो अब हम क्या करेंगे, रिटेलिएटरी मेजर लगाएंगे। आपके यहाँ के भी लोग अगर हमारे यहाँ आए तो उसको भी जो है अब हम क्या करेंगे, वो भी हमारे यहाँ आइसोलेशन में रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे टेक्निकल बैरियर्स नहीं लगाने जाने चाहिए जो अननेसेसरी ऑब्स्टेकल क्रिएट करे। ठीक है, यानी कि आपने कुछ ऐसे मेजर्स अपना दिए, आपने कुछ ऐसे सर्टिफिकेट कहे कि जो है वो लाने पड़ेंगे जो बाहरी कंपनी जो है उसको लेकर जो है वो आपके यहाँ ट्रेड ही नहीं कर पाए। तो ये एक तरीके का क्या है कि गलत प्रैक्टिसेस है जिसको वो रोकता है। ठीक है, आप इतने सारे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स नहीं बना सकते जो कि प्रोड्यूसर्स या एक्सपोर्टर को डिस्करेज करे कि आपके यहाँ वो बिजनेस ही नहीं कर पाए। तो इसको जो है डब्ल्यूटीओ मना करता है। ठीक है, यानी कि कोई अननेसेसरी ऑब्स्टेकल आप क्रिएट नहीं करें। ठीक है, और अगर आप अपने यहाँ कोई कानून में चेंज कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आपने जो कानून में या स्टैंडर्ड या रेगुलेशन में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उसको जो टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड कमेटी है उसको जो है वो जानकारी ज़रूर दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो पांचवा और अंतिम एग्रीमेंट्स है वो एग्रीमेंट्स है किस चीज़ का, ट्रिम्स का। ये ट्रिम्स जो एग्रीमेंट है साथियों वो है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ये कहा जाता है कि अगर आपके कंट्री में एफडीआई आ रहा है, आपके कंट्री में शेयर खरीद रहा है बाहर का कोई आदमी, तो क्या उसकी इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। कोई आप उसके कैपिटल पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई तुमने हमारे यहाँ कैपिटल लगाया है तो तुम हमारे यहाँ से जो है वो शेयर बेच के जा नहीं सकते हो, या तुम हम अपना जो है वो पैसा लेके जा नहीं सकते हो। ये सारे बैरियर्स नहीं लगाने चाहिए, ये ट्रिम्स एग्रीमेंट कहता है। ठीक है, और जो बाहरी इन्वेस्टर है उसको भी आपको डोमेस्टिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जैसे आप अपने यहाँ के लोग नागरिकों को देते हैं ट्रीटमेंट, वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई जितना मैन्युफैक्चरिंग तुम करते हो उसका कुछ हिस्सा जो है हमारे यहाँ बेचो और कुछ हिस्सा एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते 25% जो है भारत में बेचो, 75% जो है वो
जो है वो बाहर जाना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए। यानी कि अगर एप्पल यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते एप्पल को कि भाई 20% तो तुमको भारत में ही बेचना पड़ेगा, या ये नहीं कह सकते कि लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं कह सकते कि आप जो है 30% जो है भारत का ही सामान इसमें लगा होना चाहिए। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत सारी चीज़ें आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी इंपोर्ट बैरियर उस पर नहीं लगा सकते, या ये नहीं कह सकते कि बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तुम। ठीक है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब है तो बहुत सारी चीज़ें जो उनको ज़रूरी है वो इंपोर्ट जो है वो नहीं कर सकता कोई विदेशी कंपनी। तो ये सारे ट्रिम्स एग्रीमेंट है ताकि कि जो आपके यहाँ कंपनियाँ पैसा लगा रही हैं उनको एक तरीके से ऑब्जेक्टिवली फ़ायदा हो। ये सारे जो है वो ट्रिम्स एग्रीमेंट है। तो चाहे AOA हो, ट्रिप्स हो, ट्रिम्स हो, या हमने SPS हो, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स पर, या गेट्स हो। ठीक है, कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विस, ये पांचों एग्रीमेंट बेसिकली आपने ये देखा कि अगर क्रक्स में बात करें तो ये पांचों एग्रीमेंट जो है वो बेसिकली एक फेयर ट्रेड, एक फेयर मार्केट, फेयर कम्पिटिटिव मार्केट और ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कर रही है, और जिससे वो कह रहा है कि इक्वल प्लेइंग लेवल सब सारे लोगों को मिले। ठीक है, आगे हम बात करेंगे गवर्नेंस के बारे में कि WTO की गवर्नेंस कैसी होती है, क्या है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, क्या है इसकी जनरल काउंसिल। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर जो है वो आगे बातचीत करेंगे। WTO की अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले बात होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की। साथियों, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये WTO की सबसे टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हर 2 साल पर मिलती है। हर देश का जो कॉमर्स मिनिस्टर होता है वो बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करता है और इसका हेड होता है। यानी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़े बड़े डिसीजंस जो है वो लेती है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर। लेकिन आपको पता है कि ये हर एक 2 साल पर मिलेगी, और ट्रेड जो इंटरनेशनल ट्रेड है, चाहे वो सर्विसेज का हो, गुड्स का हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये तो हमेशा हर दिन होता होगा। तो इसको लेकर जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बननी चाहिए। तो वो सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम जो है वो जनरल काउंसिल करती है। जनरल काउंसिल जो है वो जेनेवा में बैठती है। जनरल काउंसिल जो है वो बेसिकली इसमें हर एक देश के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको एम्बेसडर भी कहा जा सकता है या एम्बेसडर के इक्विवेलेंट होता है। भारत की तरफ से भी जो है वो WTO में एम्बेसडर भेजा जाता है। ठीक है, और ये एक तरीके से सेक्रेटरीट का काम करती है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल जो है ये अलग अलग रूप में अलग अलग समय बनती है। यही जनरल काउंसिल कभी आपको ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी बन जाएगी, यही जनरल काउंसिल कभी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बन जाएगी। यानी गंगाधर ही शक्तिमान है। यही जनरल काउंसिल के अलग अलग रूप आपको देखने को मिलेंगे जिनको हम पढ़ेंगे। और इसी जनरल काउंसिल को रिपोर्ट जो है वो 3 अलग अलग बॉडीज़ करती हैं, चाहे वो गुड्स का काउंसिल हो, चाहे वो सर्विस का काउंसिल हो, चाहे वो ट्रिप्स का काउंसिल हो। ये सारे काउंसिल जो है अपने रिपोर्ट्स जो है वो जनरल काउंसिल को वो रिपोर्ट करती हैं, और जिनसे जो है वो डिसीजन लिया जाता है। और हमने अभी बताया कि जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है वो जनरल काउंसिल ही ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी बनती है, और ये सारे मेंबर्स के लिए खुला होता है। कोई भी मेंबर जो है इसका पार्ट बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी बताया कि यही जनरल काउंसिल जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी बनती है। ठीक है, तो ये जो WTO का जो डिस्प्यूट है वो कैसे जो है वो सॉल्व होता है, उसकी मैकेनिज़्म क्या है। सोचो कि भारत, USA और इंडिया में जो है वो किसी बात को लेकर एक डिस्प्यूट अराइज होता है, तो जैसे ही जिस दिन से डिस्प्यूट अराइज होगा उससे 60 दिन मिलेंगे 2 कंट्रियों के को निगोशिएशन करने का, भाई आपस में बैठकर जो है वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करो। लेकिन अगर 60 दिन तक वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होते हैं WTO में, तो उसके बाद जो है वो एक पैनल जो है बनाई जाएगी 3 से 5 मेंबर की, और ये पैनल जो है ये 45 दिनों में पैनल जो है बना देना है WTO को, और उसके बाद ये पैनल 6 महीने के अंदर एक रिपोर्ट देगी, और ये जो 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी ये रिपोर्ट दोनों पार्टियों को मिलेगी, यानी USA को भी मिलेगा और इंडिया को भी मिलेगा, और साथ ही साथ ये रिपोर्ट जो है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को भी मिलेगा। इसके बाद डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है इसी रिपोर्ट को एक रिकमेंडेशन के तौर पे जो है आपको देगा।
ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहे वो इंडिया हो चाहे वो यूएसए हो, इनमें से किसी को भी ये जो रिपोर्ट है उससे आपत्ति है, तो वो 60 से 90 दिन के अंदर एपलेट बॉडी में जो है वो अप्लाई कर सकती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के रिकमेंडेशन के अगेंस्ट। उसके बाद फिर एपलेट रिपोर्ट आएगी और एपलेट रिपोर्ट के बाद जो है तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है वो एपलेट रिपोर्ट जो है वो दोनों पार्टी को देगी। और ये जो फाइनल रिपोर्ट है, यही एपलेट रिपोर्ट जो है जब फाइनल रिपोर्ट के रूप में आएगा तो ये या तो आप एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट ना करें। अगर जिस केसेस में एक्सेप्ट अगर आप नहीं करेंगे तो WTO जो है आपके ऊपर एक काउंटर एक्शन ले सकता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये डिस्प्यूट सेटलमेंट का एक मैकेनिज्म जो है वो आपको WTO में देखने को मिलता है, यानी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल बनती है, आर्बिट्रेशन होता है, एपलीट बॉडी के पास आप पहुंच सकते हैं और एपलीट बॉडी के पास कोई भी पहुंच सकता है। और ये इसकी जो एपलीट बॉडी है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में बैठती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई है कि जो एपलीट बॉडी है, यानी एपलीट बॉडी मतलब अपील कहाँ कर सकते हैं, तो अपील किसके खिलाफ कर रहा है, वो डिस्प्यूट जो सेटलमेंट बोर्ड है उसकी रिकमेंडेशन के खिलाफ। और वो रिकमेंडेशन उसको किसने दिया, जो पैनल जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड ने जो है वो बनाया था, ठीक है। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म कि जिस तरीके से हम डिस्प्यूट सेटलमेंट करते हैं किसमें, WTO में, ठीक है। तो ये WTO की स्ट्रक्चर है जिसको आपको जानना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।